नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस मैंने 6 सेट करा दिए हैं दोस्तों, जिसमें कि मैंने आपके हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए साइंस को कवर किया है, जिसमें कि दोस्तों आपके सिलेबस वाइज जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, दोस्तों उन्हीं को मैंने डिस्कस किया है। चलिए अब दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको परीक्षा पैटर्न तो पता ही होगा, जिसमें कि आपका 4 सेक्शन आने वाले हैं। 4 सेक्शन में आपका सामान्य हिंदी हो गया 100 अंक का, एंड आपका विज्ञान और सामान्य ज्ञान होगा दोस्तों। इसमें 50-50% का वेटेज रहेगा, यानी कि 50 नंबर की आपकी साइंस आने वाली है। और साइंस में अगर आप हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी फिजिक्स आने वाली है टोटल। एंड आपकी अगर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए आप तैयारी करें तो उसमें भी आपकी फिजिक्स आएगी। वो दोस्तों आगे मैं बता दूंगा क्या आएगा। एंड आपके जो 50 क्वेश्चन रह गए वो आपके साइंस के आपके जीके के हो गए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी अगले सेक्शन की। आपकी मैथ हो गया आपका 100 नंबर का, एंड आपकी रीजनिंग होगी 100 नंबर की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे। और आपका जो पेपर टोटल होगा वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपका हिंदी का ये सिलेबस हो गया। और आपका हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए आपको टोटल इन्हीं चैप्टर से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो मैंने प्रैक्टिस सेट जो मैं करा रहा हूँ उनमें भी इन्हीं क्वेश्चन से आप इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल आप वैकेंसी लवर ऑफिशियल के नाम से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको डेली जो भी अपडेट होती है पुलिस भर्ती से रिलेटेड वो आपको मिलती रहती है, वैकेंसी लवर ऑफिशियल। और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे। और आपको कोई भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब अनौपचारिक का मतलब क्या हुआ कि जब भी लंबी दूरी को हम नापेंगे तो उसको किस में नापेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि पेटामीटर आपकी बहुत ही छोटी इकाई होगी, जो कि आपका गलत हो जाएगा। और पर्स कुछ होता नहीं है, होता तो है पारसेक। ठीक है दोस्तों, पारसेक होता है, लेकिन पर्स कुछ होता नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और हब्बल की इकाई, ये भी हब्बल की लंबाई, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको पहली बात तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि आपके एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दोस्तों प्रकाश वर्ष तो वह दूरी होती है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसे मुख्यतः लंबी दूरियाँ जैसे कि आपके ग्रहों के बीच की दूरी हो गई, या फिर नक्षत्रों के बीच की दूरी हो गई, या फिर तारों के बीच की दूरी को नापने के लिए आपके प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। दोस्तों ये कोई आपकी रबड़ है, मान लीजिए पहले रबड़ की लंबाई इतनी थी और आपने खींच के इतनी कर दी, तो दोस्तों इसमें आपकी किस तरह की ऊर्जा होगी वो आपको बतानी है। दोस्तों जब भी आप रबड़ को खींचेंगे तो इसमें आपने कुछ ना कुछ बल लगाया होगा, तो दोस्तों इसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा समाहित हो जाती है। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा किस वजह से समाहित होती है, उसमें जो इलास्टिसिटी का जो उसमें गुण होगा ना, उसी वजह से इसमें स्थितिज ऊर्जा समाहित हो जाती है। दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलते 43 नंबर क्वेश्चन पर। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान क्या है। दोस्तों इसको आपको मैंने 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कराता हूँ। सबसे पहले तो आप इसमें ये देखिए कि आपकी KE यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है ना, हाफ mv²। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि KE आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, यानी कि अगर m को हम दोगुना करेंगे तो KE हमारी यानी कि गतिज ऊर्जा हमारी दोगुनी होगी। और KE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B² है। अगर हम B को दोगुना करेंगे तो दोस्तों ये डायरेक्टली उसका स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 4 गुना हो जाएगी गतिज ऊर्जा। और दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारी m1 द्रव्यमान की कोई वस्तु है और जिसका वेग v1 है, और इधर हमारी
दोस्तों द्रव्यमान तो हमारा बराबर ही रहेगा, तो यहाँ पर m1 ना मान के m मान लेते हैं, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। m1 m द्रव्यमान की कोई वस्तु थी जिसका वेग v1 है, एंड दूसरी हमारी m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका वेग v2 है, यानी कि पहले वेग v1 था और बाद में v2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से अगर गति ऊर्जा की कंपैरिजन करें तो हमारा हाफ m v1 की वैल्यू यहाँ पर b दी गई है। ठीक है दोस्तों, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू, और जो v2 हमारा है वो उसको दोगुना कर दिया गया, यानी 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ m यहाँ पर 2b का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ से कैंसिल करें तो हाफ m हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम b स्क्वायर अपान b स्क्वायर यहाँ से लें तो 4:1 आ जाएगा हमारा, जो भी अनुपात होगा ना। तो दोस्तों हमारी जो गति ऊर्जा होगी वो डायरेक्टली 4 गुनी हो जाएगी। अगर हम वेग को 2 गुना करेंगे तो दोस्तों गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 44 नंबर क्वेश्चन। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदलता है, यानी कि यह कोई वृत्तीय पथ है, इस पर कोई भी वस्तु आपकी मतलब घूमती है तो इसमें क्या चीज़ बदलती रहती है हमेशा। दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान तो आपको चेंज होगा नहीं, तो आपकी नॉर्मल सी बात है, और जड़त्व भी चेंज नहीं होगा, और दोस्तों आपका दाव भी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका वेग निरंतर बदलता रहता है, क्योंकि उसकी दिशा चेंज होती रहती है, इसी वजह से उसका वेग चेंज होता रहता है। अब चलते हैं आपके 45 नंबर क्वेश्चन पर। यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी के आधी होती है तो एक वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है, यानी कि अभी जो आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है उसको अगर आधा कर दिया जाए तो मतलब एक वर्ष में कितने दिन कितने होंगे। दोस्तों अभी क्या है, अभी आपके 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, तो बाद में कितने होंगे ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपको मतलब जो आपका आवर्तकाल का जो फार्मूला होता है वो दोस्तों कल भी मैंने आपको बताया था, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट RE प्लस h, जो भी दूरी होगी RE प्लस h अपान GRE, ये आपका पृथ्वी की त्रिज्या है, और इसका क्यूब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसी से मतलब T1 तो ये हो जाएगा, एंड T2 यहाँ पर ये हो जाएगा, और जब आपकी जो मतलब बीच की दूरी होगी यहाँ पर h रखेंगे, और यहाँ पर आपको 2h आपको 1/2h रखना है। तो दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला निकल के आता है T1 अपान T2। दोस्तों उन्हीं वेरिएबल को मैंने कंपेयर किया है, अंडर रूट H1 अपान H2 का होल क्यूब। तो दोस्तों यहाँ से आपका निकल के आएगा, क्योंकि दोस्तों आपका H1 तो पहले H ही रहा होगा, और H2 जो है आपकी हाफ H हो गई। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो H अपान H/2 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ से 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो T1 अपान T2 इज इक्वल टू √8। तो दोस्तों ये आपका √8 की वैल्यू क्या रहेगी। दोस्तों आपका जो T1 होता है, यानी कि आवर्तकाल T1 जो होता है, मतलब आपके दिन कितने रहते हैं, 365 दिन। आपके मतलब पहले आपके 365 दिन थे, तो आपके T2 में कितने दिन होंगे, यानी कि जो आप अभी इनिशियल आवर्तकाल है उसका क्या होगा। तो दोस्तों ये आपको बताना है 365 बटे √8। तो ये आपका जब 365 बटे √8 को आप 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ से 2 का भाग देके अगर 365 बटे 2 इंटू 1.414 इसकी √2 की वैल्यू लगाएंगे, तो दोस्तों यहाँ से हमारा मान निकल के आएगा 129.4। ठीक है दोस्तों, ये आप सॉल्व कर लेना, 129 के करीब आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केपलर के दूसरे नियम का परिणाम क्या है, यानी कि केपलर का नियम जो दूसरा नियम है वो आपको क्या बताता है। तो दोस्तों केपलर के सारे नियम जो भी हैं ग्रह से संबंधित हैं, ग्रह के संबंधित है ना। तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली समान रेखा के समांतरालों में
समान क्षेत्रफल पार करती है, जो कि आपका केपलर का द्वितीय नियम बताता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है और केपलर की ग्रहों की गति का दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य होता है। तो दोस्तों आपका जो केपलर का दूसरा नियम है वो दोस्तों आपका कोणीय संवेग संरक्षण के बारे में बताता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 47 नंबर क्वेश्चन, दाव और बल में कौन अदिश है? दोस्तों आपको बताना है कि आपका दाव अदिश है या बल अदिश है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि दाव जो है आपकी अदिश राशि होती है और आपकी जो बल होता है वो आपकी सदिश राशि होती है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दाव तो आपकी अदिश राशि होती है और आपका बल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, यानी कि जब सूर्य से पृथ्वी तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, यानी कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी को नापेंगे तो वो लगभग कितनी आएगी, यानी कि लाइट ईयर के बराबर आएगी, या आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर आएगी, या केल्विन। दोस्तों केल्विन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपका दूरी का मात्रक नहीं है, ना तो आपका जूल दूरी का मात्रक है। अगर आपका ऑप्शन होगा तो इन्हीं में से कोई होगा, जल्दी से आप ऑप्शन आंसर दीजिए। तो दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की दूरी को क्या कहते हैं, आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। प्रकाश वर्ष तो आपका वो होता है कि मतलब एक साल में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको पता होगा कि सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट के करीब कुछ सेकंड में आ जाता है। तो दोस्तों ये तो प्रकाश वर्ष तो नहीं होने वाला, तो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। और आपकी जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो भी मैं बता देता हूँ, आपको याद रख लेना है। 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है दोस्तों। और आपकी अगर बात करें तो पारसेक जो होती है वो आपकी दूरी की सबसे बड़ा मात्रक होता है, एंड उसके बाद आपका लाइट ईयर आता है, उसके बाद आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आती है, ठीक है दोस्तों। अब चलते 49 नंबर क्वेश्चन पर। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? यानी कि कोई ये ब्लॉक है, इसको आपको गति में लाना है, तो दोस्तों इस पर आप बल लगाएंगे या घर्षण लगाएंगे या जड़त्व लगाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसमें आखिर क्या किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि आपका जो उसमें कुछ ना कुछ बल लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों जड़त्व तो अपने आप लगता है, जो भी आपकी मतलब सरफेस होगी और जो भी ऑब्जेक्ट के बीच में जड़त्व आपका कार्य करता है। और आपका दाव तो मतलब आप नीचे की तरफ लगाएंगे, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर कहीं ना कहीं लगाएंगे, दोस्तों उसको बल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव किस तरह का होता है, तो आपको बताना है। दोस्तों आपका दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, और किसी पिंड पर जब दबाव या खिंचाव को बल कहते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक दोस्तों वो तो आपको पता ही है, न्यूटन होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। प्लांक नीयतांक की विमाएँ बराबर होती हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको प्लांक नीयतांक की विमा याद रख लेनी है, और वो निकालते कैसे, चलिए आपको बताते हैं प्लांक नीयतांक की विमा कैसे निकालेंगे। दोस्तों एक फार्मूला होता है E=H, जो कि आपका प्लांक नीयतांक है, इनटू जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी F, यानी कि ऊर्जा प्लांक नीयतांक इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ये तो नीयतांक है, तो दोस्तों यहाँ से H=E/F। तो दोस्तों आपको ऊर्जा की विमा तो पता ही है, जो कि आपकी जूल होती है, और जूल होता है आपका mL2T-2। और दोस्तों आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की विमा T-1 होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपका जो विमा निकल के आएगी प्लांक नीयतांक की P=mL2T-1, क्योंकि नीचे एक T था उसको इसने कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों ये आपकी विमा हो जाती है, और ये आपको बताना कि किसके बराबर है। तो दोस्तों ये जो आपकी विमा निकलती है ये आपकी कोणीय संवेग के बराबर होती है। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी एक अति ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? दोस्तों आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताना है।
मतलब जिन अभिक्रियाओं से ऊष्मा आपकी निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा जो होगी आपकी रिलीज होगी। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा रिलीज होगी तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना, मतलब जब आप जल में सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो कुछ ना कुछ वो थोड़ा हीट हो जाए, मतलब आपको थोड़ी हीट मिलेगी, इस वजह से वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। ग्लूकोज एक खाली स्थान कार्बन वाला अणु है, यानी कि आपको ग्लूकोज के बारे में बताना है, इसमें कितने कार्बन होते हैं। तो दोस्तों आपने ग्लूकोज का फार्मूला पढ़ा होगा C6H12O6। तो दोस्तों आपने इसमें मतलब कार्बन पूछेगा तो कार्बन आपके 6 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्लूकोज जो होता है आपके 6 कार्बन वाला सरल हाइड्रोकार्बोनेट मतलब कार्बोहाइड्रेट अणु होता है, और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपको C6H12O6 होता है। अब बात करते हैं आपकी एस्टर की। दोस्तों एस्टर के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। मतलब एस्टर जो होता है आपका एक तो इत्र में यूज होता है, इसका जो भी आपकी परफ्यूम बनाई जाती है उसमें यूज होता है, और ये आपकी रसोई घर में भी यूज होता है। ठीक है दोस्तों, रसोई घर में आपका एस्टर का यूज करते हैं। इसमें मतलब फल जैसी गंध आती है। तो दोस्तों मतलब इसको एक तरह का अब बात करते हैं आपके 55 नंबर क्वेश्चन की। पीवीसी का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहाँ पर है इसमें, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका पीवीसी। दोस्तों पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब ये आपका जो आपका पॉलीमर होता है उसी से बनता है। अब बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने बल के बीच का कोण क्या होगा। दोस्तों जब भी आपका कार्य शून्य होगा तो दोस्तों यहाँ पर W बराबर F/d cos थीटा। तो दोस्तों आपको cos थीटा की वैल्यू देख लेनी है किस पर जीरो होती है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका बल भी लगाया जा रहा है और आपका डी भी लगाया जा रहा है, मतलब बल्ब लगाया जा रहा है और विस्थापन भी हो रहा है, तो दोस्तों कार्य आपका मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्य शून्य होने की दिशा में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण, अगर मान लो आपका कोण ही जीरो होगा, आपका अगर मतलब आपने बल तो लगाया और विस्थापन भी हुआ, लेकिन आपका कोण जो आपका cos थीटा होगा ना दोस्तों, आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पर ये इस तरह की रखनी है कि आपका इसमें जीरो आ जाए। ठीक है, थीटा की वैल्यू जीरो। तो दोस्तों आपकी किस एंगल पर थीटा की वैल्यू जीरो होती है, cos थीटा इज इक्वल टू cos 90। ठीक है दोस्तों, तो थीटा इज इक्वल टू 90 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका 56 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बात करते हैं आपका ये सीढ़ी वाला क्वेश्चन आज फिर आ गया। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह का आपको पेपर में 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपके देखो 9 चैप्टर हैं। ठीक है दोस्तों, 9 चैप्टर हैं, आपके क्वेश्चन आने हैं 25। तो दोस्तों एक चैप्टर से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो मिलेगा, उससे ज़्यादा भी दो या तीन क्वेश्चन भी मिल सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम आपको एक क्वेश्चन हर चैप्टर से देखने को मिलेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में बात करते हैं कि ये कोई सीढ़ी है, इस तरह से सीढ़ी बनी हुई है, और प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है एंड 43 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों जो टोटल अब इसकी जो हाइट आएगी h इज इक्वल टू जो आएगी आपकी, उसमें हम 43 का अगर गुणा कर दें और 100 का भाग दे दें तो दोस्तों ये आपकी कुछ बनेगी। दोस्तों इसकी हाइट जो आएगी 6.4645 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने क्या किया है, क्योंकि दोस्तों ये 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से इसको मीटर में चेंज किया है। 6.45 मीटर आपकी हाइट आ जाएगी। और दोस्तों कार क्या होगा, W बराबर mgh, जो भी आपकी स्थिति ऊर्जा होगी उसमें जितना परिवर्तन होगा वही आपके कार के बराबर होगा। तो दोस्तों इसमें 50 आपकी किलोग्राम दिया गया है, 50 मतलब वेट दिया गया आपका द्रव्यमान, एंड आपका जो गुरुत्वीय त्वरण जी का वैल्यू आपको 10 दी गई है, एंड आपका हाइट जो दी गई है 6.45 आपकी दी गई है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 500 आ जाएगा, 500
इंटू 6.45। अब दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे आप आगे, तो दोस्तों आपका W जो निकल के आएगा, W इज इक्वल टू 3, ये आपकी वैल्यू आएगी W की, ठीक है दोस्तों, 3225। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर P की वैल्यू निकालें, P इज इक्वल टू W/T होता है, यानी कि एकांक समय में जितना भी कार्य किया जाएगा वो आपका शक्ति कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी W की वैल्यू आपको मिलेगी कार्य 3225, और जितने सेकेंड में किया गया उसको भाग दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा, तो आपका 32 मतलब 322.5 आपका आंसर कौन सा सही होगा इसमें। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी मतलब मैच कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यूनिट जो है जूल में दी गई, जूल किसका, कार्य का मात्रक होता है, लेकिन यहाँ पर आपकी शक्ति पूछी गई है, तो शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है, तो 322.5 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों ये आपको बताना है, क्योंकि दोस्तों 1 किलोवाट आवर में आपका 1 किलोवाट हो गया, मतलब यानी कि 1000 वाट हो गया, और 60 मिनट हो गए, ठीक है दोस्तों, 60 मिनट। और दोस्तों जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 1000 तो आपके वाट हैं, 60 मिनट हैं, मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएंगे। तो दोस्तों चचरंग 36 यहाँ पर हो गए, 36 इंटू कितने जीरो हैं दोस्तों, आपके टोटल 5 जीरो हैं, यानी 10⁵ तो दोस्तों ये जो निकल के आएगा, तो 36 इंटू 10⁵, ये आपका जूल में आता है, क्योंकि ये ऊर्जा का मात्रक है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी इसको बोल देते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है इसका राइट आंसर। चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। तो दोस्तों आपका जो रॉकेट लॉन्च होता है, मान लीजिए ये कोई आपका रॉकेट है, इसके नीचे कुछ गैसेस निकलती हैं, मतलब ये जब नीचे की तरफ थ्रस्ट लगाता है तभी ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये जो आपका होता है दोस्तों, ये आपके न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये जो गैसें होती हैं ये ज़मीन की तरफ थ्रस्ट लगाएंगी, तो इसको प्रतिक्रिया मिलेगी, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है आपका, ये अभी रखा है यहाँ पर, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल। दोस्तों एक न्यूटन आपने 10 न्यूटन का बल यहाँ पर लगा दिया, और दूसरा आपने 5 न्यूटन का लगा दिया, तो आपको ये बताना है कि कार्यरत कुल बल कितना होगा। तो दोस्तों इसमें एक फार्मूला होता है, जो भी आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा, यानी कि परिणामी बल जिसको बोलते हैं, परिणामी बल इज इक्वल टू अंडर रूट जो भी अपना F1 होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो भी परिणामी बल होगा वो इसके बराबर आता है। तो इसको अब हम फार्मूला में सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जब एक ही दिशा में लगेगी ना, तो दोस्तों यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है दोस्तों। तो जब हम यहाँ से अभी मैंने cos थीटा की वैल्यू अगर 1 लगाएंगे, तो जो हमारा F होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 के बराबर होगा। तो यानी कि ये आपका जुड़ जाता है, तो 10 + 5 इज इक्वल टू 15। दोस्तों ये जब भी आप एग्ज़ाम में करें तो आपको इस तरह से, मतलब जैसे अभी मैंने फार्मूला रख के सॉल्व किया, इसको फार्मूला मत रखना, क्योंकि ये आपके एक ही दिशा में दिए गए। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है वो दोस्तों cos 0 की वैल्यू आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इस वजह से आपको मतलब cos के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है, आपको बस इनिशियली जोड़ देना है इनको, ठीक है दोस्तों। और जब भी इसके लंबवत बोला जाए तो दोस्तों जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको आप 0 ले लेंगे, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। इस वजह से cos वाली जितनी भी वैल्यू होगी वो 0 हो जाती है। अब चलिए दोस्तों, ये रहे आपके आज के टोटल 20 क्वेश्चन
इनमें आपके कितने कितने सही हुए वो आप कमेंट करके बता देना, और इसकी PDF मैं अपने चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ पर आप देख लेना। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।